Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome to the Dynamic Law Association. आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें चैप्टर 9 कंटिन्यू है जो कि बेलमेंट के बारे में है। आज हम डिफ़ाइन करेंगे सेक्शन 172 से लेकर 181 तक। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। 172 से हमारा जो डिफ़ाइन किया हुआ है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज भी ऐसे ही होता है जैसे कि बेलमेंट होती है, मींस कि हम गिरवी रखते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बट डिलीवरी ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी। हम जो इसमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ रखते हैं वो हम अपनी गुड्स को डिलीवर करते हैं, मींस हम अपनी गुड्स जो हैं वो किसी के पास एज अ सिक्योरिटी रखते हैं। और इसका जो पर्पस होता है वो डेब्ट पेमेंट होती है कि जब हम अपना डेब्ट पे कर देंगे तो वो हमें वापस अपने गुड्स रिटर्न कर देंगे। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। सो सेक्शन 172 है प्लेज, पॉनर एंड पॉनी डिफाइंड द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोमिस इज कॉल्ड प्लेज। यही है जो अभी हमने देखा कि जो बेलमेंट ऑफ गुड्स होती है एज अ सिक्योरिटी, हम एज अ सिक्योरिटी गुड्स को बेल करते हैं डेब्ट के पेमेंट के लिए, या फिर जो परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस कि मैं ये प्रॉमिस जो है फुलफ़िल करूँगा। अगर मैं ये नहीं करता या मैं अपना डेब्ट रीपे नहीं करता तो तुम मेरे गुड्स तब तक रख सकते हो जब तक मैं पे नहीं कर दूँ। ये होता है प्लेज। एंड द बेलर इज़ इन दिस केस कॉल्ड द पॉनर। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में बेलर देखा वो सेम पॉनर हम उसे इस केस में कहेंगे। एंड द बेली इज कॉल्ड द पॉनी, और जिसको हम बेली कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेल में उसको हम यहाँ पर पॉनी कहेंगे। इनका जो काम होता है वो सेम होता है, लेकिन इनके जो नेम है वो चेंज है। नेक्स्ट सेक्शन है 173 जिसमें राइट्स ऑफ पॉनी डिफाइंड हैं। पॉनीज राइट ऑफ रिटेनर। द पॉनी में रिटेन द गुड्स प्लेस्ड नॉट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ द डेब्ट or the performance of the promise, but for the interest of the debt and all necessary expenses incurred by him in respect of the possession or for the preservation of the goods pledged। इसमें है कि जो पौनी है उसके पास ये राइट है, जो हमने गुड्स उसके पास एज अ सिक्योरिटी रखे हैं वो उनको तब तक रिटेन कर सकता है जब तक हम उसका डेब्ट पे करें। लेकिन इसमें आगे ये है कि सिर्फ इस सूरत में नहीं कि हमने डेब्ट पे कर दिया तो हमें अपनी गुड्स वो वापस कर देगा, नहीं। इसमें मज़ीद और हैं कि अगर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस थी, हमें कोई प्रॉमिस परफॉर्म करना था, तो हम जब तक वो फुलफ़िल नहीं करेंगे वो तब तक भी रख सकता है। और उसमें कोई भी इंटरेस्ट था, ही इज़ द इंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट। डेब्ट पर कोई भी इंटरेस्ट था वो जब तक उसको नहीं मिल जाता वो तब तक भी अपने पास रिटेन कर सकता है। और उसके अलावा जो एक्सपेंसेस होंगे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स, उनको संभालने में जो गुड्स हमने प्लेज की हैं भी खर्चा जो है वो ले सकता है। मींस के सारे जो हैं डेब्ट, प्रॉमिस, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, एक्सपेंसेस, ये सारे जब उसको मिल जाएंगे वो तभी वो गुड्स वापस करेगा, वो तब तक अपने पास रख सकता है। Next is section 174 pawnee not to retain for debt or promise other than debt for such goods pledged. Presumption in case of subsequent advances. The pawner shall not in the absence of a contract to that effect retain the goods pledged for any debt or promise other than the debt or promise for which they are pledged, but such contract in the absence of anything to the contrary shall be presumed in regard to subsequent advances made by the pony। इसमें है कि जो pony है वो उस गुड्स को फ्यूचर डेब्ट्स के लिए नहीं रिटेन कर सकता। मींस कि वो गुड्स को उसी पर्पस के लिए रिटेन करेगा जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो डेब्ट या प्रॉमिस उन्होंने किया था, सिर्फ उनके लिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद भी अगर कोई वो डेब्ट देते हैं तो वो जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मींस कि उनके बीच ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि आगे के डेब्ट के लिए भी मैं तुम्हारी ये गुड्स रखूँगा, तो ऐसी सूरत में वो उन गुड्स को फ्यूचर डेब्ट्स के लिए नहीं रखेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 175 पॉनीज राइट एज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड। द पॉनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पॉनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेस्ड। इसमें भी यही है कि अदर देन डेब्ट,
जो उसके एक्सपेंसेस आ रहे हैं उन गुड्स को संभाल के रखने में पोनी जो है इंटाइटल्ड है रिसीव करने का वो एक्सपेंसेस। उन गुड्स को संभाल के रखने में जितना भी उसका खर्चा आया है वो पोनर जो है उसको पे करेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 176 ponies right where pawners makes default. If the pawners makes default in payment of the debt or performance at the stipulated time of the promise in respect of which the goods were pledged, the pawnee may bring a suit against the pawner upon the debt or promise and retain the goods pledged as a collateral security, or he may sell the thing pledged on giving the pawner reasonable notice of the sale. इसमें ये है कि ओनर जो है अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है, रीपे नहीं करता उसका डेप्ट या वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करता, तो ऐसी सूरत में जो उसके गुड्स प्लेस्ड हैं ओनी जो है उसके खिलाफ सूट भी फाइल कर सकता है ओनर के खिलाफ, और उसके जो गुड्स हैं वो भी अपने पास रिटेन कर सकता है, और या फिर उसके जो गुड्स हैं उनको सेल कर सकता है। ये सारे उसको राइट्स हैं पोनी को कि वो ये परफॉर्म करेगा अगेंस्ट ओनर अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो। लेकिन वो जो उसके गुड्स सेल करेगा उससे पहले एक कंडीशन है कि वो उसको नोटिस देगा, पहले उसको नोटिस देगा कि तुम मेरा डेब्ट पे करो या वरना मैं तुम्हारे गुड्स सेल करके और उनमें से जो है से ले सकता हूँ। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं करता तो वो उसकी गुड्स को सेल कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन इज 177 डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम। If a time is stipulated for the payment of debt or performance of the promise for which the pledge is made, the pawnee makes default in payment of the debt or performance of the promise at the stipulated time, he may redeem the goods pledged at any subsequent time before the actual sale of them, but he must in that case pay in addition any expenses which have arisen from his default. अब यहाँ से जो है राइट्स ऑफ ओनर स्टार्ट होते हैं। ओनर वो बंदा है जो अपनी प्रॉपर्टी या गुड्स एज अ सिक्योरिटी देता है पोनी को लोन लेने के लिए। सो इस सेक्शन में ये है कि अगर उन दोनों ने जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज किया है तो उसमें डेप्ट को रीपे करने का या प्रॉमिस को परफॉर्म करने का उनका जो टाइम है वो फिक्स्ड है कि इस टाइम तक तुम्हें रीपे करना है या अपना प्रॉमिस फुलफिल करना है। और अगर वो टाइम गुजर जाता है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो जो पोनर है उन गुड्स को अपने पास रखने के साथ वो अपना राइट टू रिडीम क्या है? टू रीगेन ऑनरशिप ऑफ एनी प्रॉपर्टी और गुड्स, कि वो जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी ऑनरशिप उसके पास रहेगी जब तक उसका डेब्ट पे नहीं हो जाएगा, या फिर जब उसकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी तब तक उसके पास राइट ऑफ रिडीम है कि जो वो एक्सरसाइज कर सकता है, और उसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसके डिफ़ॉल्ट की वजह से वो भी पे करेगा। नेक्स्ट इज़ 178 सेक्शन प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, where a mercantile agent is with the consent of the owner in possession of goods or the documents of title to goods any place made by him when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be as valid as if he has expressly authorized by the owner of the goods to make the same, provided that the pawnee acts in good faith and has not at the time of the pledge noticed that the pawnee has no authority to pledge। इसमें जो है मर्केंटाइल एजेंट के बारे में बताया गया है। अब ये कौन होता है? मर्केंटाइल एजेंट इज़ द पर्सन हु इज़ वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, मीन्स के जो प्रिंसिपल डेप्टर जो है उसके बिहाफ पर वर्क करेगा, जो कि उन गुड्स का जो है ऑनर नहीं होता लेकिन उसने उसको अपॉइंट किया हुआ होता है एज ए एजेंट। तो इसमें यह है कि जो मर्केंटाइल एजेंट है वो जो असली ऑनर है उसकी कंसेंट के साथ अगर उसके पास गुड्स की पोजीशन है या फिर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स है और जो उन्होंने प्लेज की हुई है, तो अगर वो ऐसा कोई भी एक्ट करता है अपने ऑनर के बिहाफ पर तो उस एजेंट का जो वो एक्ट है उसको वैलिड करार दिया जाएगा अगर वो जो है ऑनर की कंसेंट के साथ या फिर उसको ऑनर ने ऑथराइज
किया हो कि ये एक्ट ये परफॉर्म कर सकता है, तो उसको वैलिड ही समझा जाएगा, ऐसे कि जैसे वो खुद परफॉर्म कर रहा है ऑनर। और इसमें आगे ये भी है कि जो पॉनी है वो गुड फेथ में परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज़ 178A, pledge by person in possession under voidable contract when the pawnee has obtained possession of the goods pledged by him under a contract voidable under section 19 or section 19A, but the contract has not been rescinded at the time of the pledge, the pawnee acquires a good title to the goods provided he acts in good faith and without notice of the pawner's defect of title। इसमें ये है कि अगर जो पौनी है वो उसके पास जो गुड्स प्लेज की जाती हैं वो जब उसकी पोजीशन में आ जाती हैं और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वाइडेबल होता है अंडर सेक्शन 19 एंड 19A, बट उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज को वाइडेबल नहीं करार दिया जाएगा और ना ही उसको प्लेज के टाइम कैंसिल किया जाएगा, बल्कि जो पौनी है उस गुड्स के गुड टाइटल को हासिल करेगा एंड ही मस्ट एक्ट इन गुड फेथ। Next section is 179, pledge where pawner has only a limited interest. Where a person pledges goods in which he has only a limited interest, the pledge is valid to the extent of that interest. इसमें ये है कि जो पर्सन अपनी गुड्स को प्लेज करता है और उस गुड्स में जो है उसका लिमिटेड इंटरेस्ट है, मींस कि वो जो गुड्स हैं वो सारी की सारी पूरी उसकी नहीं है, वो उसका ऑनर नहीं है, या तो वो पार्टनर है, तो ऐसे जो प्लेज को है वो वैलिड ही समझा जाएगा और उसका जो पार्ट है उसमें से ही वो रीपे होगा। जो बाकी के पार्टनर्स हैं उस प्रॉपर्टी में वो इंटाइटल्ड नहीं है और ना ही वो रीपे करेंगे, उसका जो अपना लिमिटेड पार्ट है प्रॉपर्टी में उसी से वो रीपे कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारे लास्ट सेक्शन है 180 एंड 181, वो हैं सूट्स बाय बेली एंड बेलर्स अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स। मीन्स कि किन सिचुएशन में बेली और बेलर जो है वो थर्ड पार्टी, कोई जो रॉन्ग डूअर है थर्ड पार्टी, उसके अगेंस्ट जो है सूट फाइल किन सिचुएशंस में कर सकते हैं। वो सेक्शन 180 है, सूट्स बाय बेलर आर बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स। If a third person wrongfully deprives the bailee of the use or possession of the goods billed or does them any injury, the bailee is entitled to use such remedies as the owner might have used in the like case if no bailment had been made, and either the bailer or the bailee may bring a suit against a third person for such deprivation or injury। इसमें ये है कि अगर जो थर्ड पर्सन है वो wrongfully बेलर या बेली को डिप्राइव करता है या फिर उनको कोई इंजरी पहुंचाता है, बेली जो है इंटाइटल्ड है वो हर उस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकता है जो कि ऐसे केस में एक ऑनर जो है यूज कर सकता है। एंड इसमें यह है कि बेली और बेलर जो है एक थर्ड पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं अगर कोई भी ऐसी डिप्राइवेशन और इंजरी उनको पहुंचती है। लास्ट सेक्शन है 181, अपॉर्शनमेंट ऑफ रिलीफ और कंपनसेशन ऑब्टेन्ड बाय सच सूट्स। Whatever is obtained by way of relief or compensation in any such suit shall as between the bailer and the bailee be dealt with according to their respective interest। इसमें यह है कि जो सूट हमने 180 में देखा कि बेलर और बेली थर्ड पर्सन के अगेंस्ट जो उनको डिप्राइव करेगा या इंजरी देगा उनके खिलाफ सूट कर सकते हैं, तो ऐसे सूट से उनको जो रिलीफ और कंपनसेशन मिलेगी तो वो दोनों बेलर और बेली जो हैं खुद में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जिसका ज़्यादा नुकसान होगा ज़्यादा उसको ही दिया जाएगा। मीन्स दे डिस्ट्रीब्यूट अप टू पोर्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आगे के और सेक्शंस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।